हाय स्टूडेंट, इससे पहला वाला जो वीडियो था आप लोगों का, जिसमें मैंने इस पोएम के बारे में जो आपका दिया हुआ था पार्ट 1 में मातृभूमि, उसके बारे में मैंने समझाया था, उसका भावार्थ वगैरह सब कुछ करवा दिए थे। उसके बाद उससे रिलेटेड मैंने कहा था कि जो भी प्रश्न वगैरह होगा उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज वही चीज हम आप लोगों को लिखने के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं। तो एक एक करके मैंने जितने भी सारे प्रश्न वगैरह थे यहाँ पर मैंने उसका उत्तर भी लिखा है। बस आप लोग को उसी तरह से अपना नोटबुक वगैरह में घर का जो कॉपी होगा उसमें लिखना है और लिखने के बाद उसको आपको लर्न करना है। वो है क्या, सबसे पहले ध्यान से देखो, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, यह कविता किस भाव को दर्शाती है? अब हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे इस चीज के बारे में, व्याख्या कर रहे थे उस कविता में, तो हम लोगों ने देखा था कि इस कविता में कवि जो थे ना, वो अपनी मातृभूमि की सुंदरता के बारे में, स्वर्ग के बारे में, युद्ध भूमि के बारे में, सब चीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, इसमें व्याख्या किया है। तो यह कविता किस भाव को दर्शाती है? यह कविता अपनी मातृभूमि की सुंदर छटा को दर्शाती है। मतलब हमारी मातृभूमि कैसी है, नहीं है, उस तरह से उस चीज के बारे में कहा गया है। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर जो प्रश्न है आपका, कविता में हिमालय की क्या विशेषताएं बताई गई है? अब उस कविता में जो हम लोगों ने खास करके इसमें व्याख्या किया था, तो उसमें क्या था कि कविता में हिमालय के बारे में यह बताया गया है कि यह भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, इसकी ऊंचाई आसमान को चूमता है, यह भारत के लिए प्रहरी का भी काम करता है। और प्रहरी का मतलब हम लोग बढ़िया से जानते हैं, जिसको एक तरह से पहरेदार कहा गया है। तो ये पहरेदार के रूप में भी हमारी मातृभूमि को, यानी कि हमारे देश को जो है ना, वो वहां पर में खड़ा होकर के एक तरह से पहरेदार का भी वो काम करते हैं। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न के उत्तर हो गए। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर में। इस कविता में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? अब वहां पर में हम लोग जब डिस्कस किए थे, इसका व्याख्या किए थे, तो उसमें हम लोगों ने त्रिवेणी का नाम पढ़ा था। और त्रिवेणी खास करके 3 नदियों का भी संगम होता है, ये हम लोग भी जानते हैं बढ़िया से। तो इस कविता में गंगा, यमुना तथा सरस्वती जैसी नदियों की बात की गई है। ये आप इसका उत्तर इस तरह से लिखिएगा। कि वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है आपका, ज्यादा कोई बड़ा आंसर इसका होता नहीं है, फिर भी जिस तरह से है इस तरह से मैंने बनाया है। अब आते हम लोग प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में कि गौतम ने जग को क्या सिखाया? तो गौतम बुद्ध ने सारे जग को दया व प्रेम का संदेश सिखाया। ये तो हम लोग बढ़िया से ही जानते हैं कि किस तरह से वो जब इस पृथ्वी के ऊपर में जब जन्म लिए, जन्म लेने के बाद में हर जीवों के ऊपर में उन्होंने दया करना सीखा और खुद भी सिखाया भी, दूसरे मनुष्यों को भी यही चीज करने के लिए भी उन्होंने कहा, किसी से झगड़ा मत करो, झंझट मत करो, ये सब सारी की सारी बातें। और इतना ही नहीं, एक दूसरे के साथ हम प्रेम से कैसे रहेंगे, ये सब सारे चीज के बारे में भी उन्होंने हमें दिखाया है, हमें एक तरह से संदेश सिखाया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 क्या कि अमराइया किसे कहा गया है? अब इस कविता में हम लोग जानते हैं कि अमराइया आमों के जो बगीचे था उसी को कहा गया है। तो इस कविता में अमराइया आमों के बगीचे अर्थात बागों को कहा गया है, जहां आम के पेड़ों में बौर आने पर कोयल की सुरीली आवाजें सुनाई पड़ती है। अब यहां पर में सिर्फ कोयल की ही बात नहीं होती है, कोयल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पक्षी वगैरह भी होते हैं। जब आमों के पेड़ों में बौर लगता है ना, मंजर जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहां पर में वो लोग सभी आ जाते हैं और अपने सुरीली सुरीली आवाजों को वहां पर में निकालते रहते हैं। तो खास करके यहाँ पर में कोयल के बारे में कहा गया है कि उस आम के पेड़ों में जब बौर आने लगता है तो कोयल आकर के अपनी आवाजें है ना, सुरीली आवाजें वो निकालने लगती है। तो वही सुरीली आवाजें हमें सुनाई पड़ती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 में। कवि ने धर्मभूमि क्यों कहा है? अब इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं इस तरह से कि कवि ने भारत को धर्मभूमि इसलिए कहा है क्योंकि भारत में सारे धर्म को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। यहां सभी धर्म को एक ही नजर से देखा जाता है। हमारी जो भारत भूमि है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वैसे तो रहने वाले बहुत सब धर्म के यहाँ पर निवासी हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैनिज्म हो गए, सब बहुत सारे अभी भी है, बुद्धिज्म को मानने वाले सब भी हैं। लेकिन कोई यहाँ पर में ना किसी भी धर्म को ज्यादा यहाँ पर में बढ़ोतरी नहीं दी गई है, बल्कि हमारे देश में सारे धर्म को एक ही तरह से माना गया है। तो उस तरह से कवि ने भारत को धर्मभूमि इसलिए कहा है क्योंकि भारत में सारे धर्म को एक ही तरह की मान्यता दी गई है।
यहाँ सभी धर्म को एक ही नजर से क्या किया जाता है, देखा जाता है। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 में, मलय पर्वत, मलय पवन से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रश्न क्या है, मलय पवन से कवि का क्या तात्पर्य है? तो हम लोग उत्तर देंगे इसमें, मलय पवन से कवि का तात्पर्य मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा जिसमें चंदन जैसी खुशबू होती है। तो यहाँ पर में कवि ने बड़ी मतलब शालीनता के साथ में इस चीज को ना एक तरह से और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से उसको मतलब एक तरह से निकाला है। तो मलय पवन से कवि का तात्पर्य क्या होना चाहिए? तो मलय पवन से कवि का तात्पर्य मलय पर्वत की ओर से है, की ओर से आने वाली हवा है जिसमें चंदन जैसी खुशबू होती है। अब ये हो गया हम लोग का प्रश्न नंबर 7। अब हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर 8 में। अब जो अगला प्रश्न है आपका वो है, मातृभूमि किसे कहते हैं? इसको हम लोग जन्मभूमि भी कह सकते हैं, मातृभूमि भी कह सकते हैं। तो प्रश्न जो है आपका वो है, मातृभूमि हम किसे कहते हैं? अब इसके उत्तर में अगर हम लोग देखें कि मातृभूमि हम उस भूमि को कहते हैं जहां हमारा जन्म हुआ हो। सबसे बड़ी आंसर, अच्छी आंसर यह है कि मातृभूमि हम उस भूमि को कहते हैं जहां हमारा जन्म हुआ हो, जहां हमारा लालन पालन बड़े प्यार से किया गया हो, जिसका शीतल मधुर जल पीकर हम बड़े हुए हो, जो हमारा हमेशा सुख दुख का ध्यान रखता हो। इसी जगह को, इसी मतलब जगह को एक तरह से हम लोग मातृभूमि का नाम दिया है। सही बात है या नहीं? जहां पर हम लोगों ने जन्म लिया, जहां पर में हमें, जैसे होता क्या है कि जब कोई माँ अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका ध्यान जो है, उसका लालन पालन जो है वो अपने प्यार से करती है। तो मातृभूमि हमारी जो है वो हमारी जो धरती है उसी से, जहां पर में हम लोगों ने क्या किया, जन्म लिया है, और यहीं पे हमारा जो लालन पालन हुआ है ना वो बहुत ही प्यार से किया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ का शीतल मधुर जल कहे, चाहे जो शीतल हवा है वो कहे, ये सब सारा चीज लेकर के हम लोग क्या किए हैं, तो बड़े हुए हैं। और हमेशा यहाँ पर में हमारा क्या हुआ है, सुख दुख का भी ख्याल रखा गया है। तो ऐसे भूमि को ही, ऐसे जगह को ही हम लोग मातृभूमि कहते हैं। अब जो अगला प्रश्न है आपका वो है एक तरह से इस कविता का जो मेन केंद्रीय भाव है, उस केंद्रीय भाव को आप कैसे दर्शाओगे, आप कैसे समझने की कोशिश करोगे। तो उसी चीज को अब हम लोग यहां पर में करने जा रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और उसको लिखने की कोशिश भी करिएगा। अब जो अगला प्रश्न मैंने कहा था वो केंद्रीय भाव, केंद्रीय भाव को हम लोग मूल भाव भी कहते हैं। तो कविता का मूल भाव अर्थात अथवा केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब यहां क्या करना होगा मालूम है, इसमें एक तरह से हम लोग क्या करते हैं कि खास करके सबसे पहले तो ये कविता किसके द्वारा लिखा गया उसके बारे में लिखते हैं, और जो कविता का जो मूल भाव है, मतलब किस चीज के बारे में खास करके कहा गया है, वो सारा का सारा वृतांत, सारांश जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसको छोटे वाक्यों में यहाँ पर में एक तरह से प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसका उत्तर में। आप कविता का ये जो प्रश्न जो था वो आप लोग समझ गए, कविता का मूल भाव अथवा केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब हम लोग उत्तर देंगे इसका कि यह कविता श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत कविता है। हम लोग जानते हैं कि इसके जो राइटर है वो कौन है, सोहनलाल द्विवेदी जी। अब इन्होंने क्या किया, इस कविता को खास करके देशभक्ति की भावनाओं से इस कविता को लिखा है, ठीक है, जिसमें भारत देश के गौरवशाली मां का गुणगान किया गया है। ये जो भारत देश अपनी है ना वो मां है हमारी, तो इसमें गौरवशाली मां का जो है ना उसके बारे में गुणगान किए इन्होंने। वो कहते हैं कि हमारे उत्तर दिशा में सिर उठाया हुआ हिमालय पर्वत की चोटियां यहाँ के गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है। अगर हम लोग इससे पहले भी प्रश्न के भी बारे में अगर बात करते हैं तो वहां पर भी हिमालय के बारे में हम लोगों ने लिखा था, और हिमालय से बहुत ही हम लोगों के देश को खास करके मतलब रक्षा की जाती है। अब कहते हैं कि ये सिर उठाया हुआ जो हिमालय पर्वत है ना, उनकी जो चोटियां है वो यहाँ के गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक उसको माना गया है। इतना ही नहीं, यह ऋषि मुनियों की पावन स्थली भी है जहां जन्म लेकर के देवता भी धन हो गए। हम लोगों ने कविता में भी पढ़ा था कि जहां पर में राम ने जन्म लिया, जहां कृष्ण ने जन्म लिया, जहां सीता जैसी मां ने जन्म ली, और इतना ही नहीं, अगर हम लोग साधु महात्मा की भी बात करें तो जहां गौतम बुद्ध जैसे ऋषियों ने जन्म लिया। ये पावन भूमि है, हमारी भूमि जो है ना वो एक तरह से पावन भूमि है, पावन स्थली है,
जहां पर मैं ऋषि मुनि से लेकर के देवता वगैरह भी यहां पर मैं जन्म लेकर के अपने आप को उन्होंने धन्य माना। तो अंत में अगर हम लोग इस चीज को देखें सही से, तो कभी यही संदेश हमें देना चाहते हैं कि हमें अपने महान देश के महान आदर्श को समझना तथा संवर्धन करना चाहिए। अब अपने महान देश के महान आदर्श को लेकर के तो हम लोग चलते ही हैं, और इतना ही नहीं, संवर्धन भी करना चाहिए। तो संवर्धन का अर्थ भी जानना जरूरी है। इस संवर्धन का जो अर्थ होता है ना, संवर्धन का, इसको हम लोग एक तरह से तरक्की के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे? तरक्की, या फिर इसको आप लोग उन्नति के नाम से भी कह सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये इसका अर्थ कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में अगर हम लोग कहें इसको तो प्रमोशन कहा जाता है। तो इस तरह से कवि ने क्या किया है, इसमें इस कविता में मूल भाव को इस तरह से प्रदर्शित किया है। आप लोग भी इस चीज को बढ़िया से उतारोगे, लर्न करोगे, उसके बाद में फिर जैसे एग्जाम आएगी, यूनिट टेस्ट होगा, तो यूनिट टेस्ट में ऐसे ऐसे अगर प्रश्न वगैरह आता है तो उसका भी आप लोग उत्तर लिख पाओगे। दैट्स ऑल।